हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू 10। एडू 10 पे फिर से आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, और आप लोग से फिर से कहना चाहते हैं कि आप लोग एडू 10 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और थोड़ा ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी 10th क्लास में आपके दोस्त मित्र जो भी पढ़ते हैं, रिलेटिव, उनको शेयर कीजिए कि यहाँ फ्री में क्लास चल रही है हिस्ट्री की। और आप लोगों के लिए हमने एक और नया चीज किया है कि जो भी कोई भी इशू आ रहा है, करेंट इशू, अभी कुछ नया हो रहा है, उसके बारे में भी हम एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो लेकर के आएंगे, तो उसे भी देखना ना भूलें। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो भी पुराना वीडियो है उसका भी लिंक डला हुआ है, ठीक है। तो उसको भी आप लोग आइए। अब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं 10th क्लास का। अब देखिए, पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो भी यूरोप था वहाँ पे क्या हुआ था कि 1830 में बहुत ही इकोनॉमिक हार्डशिप आ गया था, बहुत ही कठिनाई आ गया था। लोग भूखे नंगे घूम रहे थे एकदम। वहाँ पे बहुत सारा रिवोल्ट हुआ, उसमें एक किसान का रिवोल्ट हुआ। उसका जो बुनकर थे उन लोगों ने क्या किया कि एक जो ठेकेदार था उन लोगों को बहुत परेशान करता था, कम पैसा देता था। वो ठेकेदारों को क्या किया, लोग बुनकर लोग धो के घेर लिया उसका घर जाके। वो ससुर को घेर लिया, वो क्या किया कि भाग गया वहां से। जब वहां से भागा तो क्या हुआ कि गया दूसरा गांव में, लोग से कहा कि हमको बचा लो रे, हमको न तो मुँह देगा। अब क्या हुआ कि वहां का लोग बचाया नहीं उसको। अब नहीं बचाया तो फिर क्या किया, हो गया सेना का मदद लिया। 24 घंटा बाद सेना आया, लेकिन सेना आया तो क्या हुआ, 11 को बुनकर को गोली मार दिया। इस तरह से यही बात था। अब आइए देखिए, आगे पढ़ते हैं। जो अंडरलाइंड है 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल। सब लिबरल्स का मतलब क्या होता है, उदारवादी का क्रांति। जो भी उदारवादी लोग थे उनका क्या क्रांति था। कह रहा है पैरेलल टू द रिवॉल्ट्स ऑफ द पुअर अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट एंड वर्कर इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज in the year 1848 a revolution led by the educated middle class was underway। अब देखिए कह रहे हैं कि 1848 में जब सब जगह यूरोप में गरीबी, बेरोजगारी या भुखमरी से किसान मजदूरी लोग क्या कर रहा था, विद्रोह कर रहा था। ऊपर आप लोग पढ़े हैं कि किसान मजदूर क्या कर रहा था, विद्रोह कर रहा था। तब वही टाइम का हुआ कि उसी समय इधर किसान विद्रोह कर रहा है, इधर मजदूर विद्रोह कर रहा है। उसी समय क्या हुआ था, तो मध्यम वर्ग का लोग जो था, मिडिल क्लास का जो लोग था, वो लोग भी क्या कर रहा था, एगो क्रांति शुरू किया था। वो लोग भी एगो क्रांति शुरू किया था। अब कह रहा है यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848 ए रिवोल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडर है। मतलब 1848 में क्या हुआ कि उस टाइम यूरोपियन कंट्री में क्या हुआ कि वो नया विद्रोह चल रहा था, जिसको लीड कौन कर रहा था, मिडिल क्लास के लोग कर रहे थे। कौन लीड कर रहा था, मिडिल क्लास। Events of February 1848, France had about the abdication of the monarch, and a public based on universal male suffrage had been proclaimed। अब इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा सेंटेंस है, इसमें प्रॉब्लम होगा। कह रहा है कि फरवरी 1848 के घटना से राजा का क्या गद्दी छोड़ दिया था, एवं गणतंत्र का स्थापना हुआ था। पीछे क्लास में ही पढ़े हैं। और उसमें क्या हुआ कि जहाँ पे मेल डोमिनेटेड था, मेल डोमिनेटेड का मतलब हुआ कि मतलब पुरुष ही क्या कर रहा था, मत दे रहा था, वही चुनाव कर रहा था गणतंत्र का। अब देखिए यहाँ पे कर in other part of Europe where independent nation states did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, and Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle class combined their demands for constitutionalism with national unification। अब देखिए, यूरोप में तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत जगह गणतंत्र का घोषणा हो गया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि यूरोप के जो और भाग था, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था कि स्वतंत्र राष्ट्र का भी घोषणा नहीं हुआ था। जैसे जर्मनी था, इटली था, पोलैंड था,
ऑस्ट्रिया हंगरियन साम्राज्य था, वहाँ का हुआ था कि जो भी उदारवादी लोग थे, मध्यम वर्ग के स्त्री पुरुष सब मिल करके क्या कर रहे थे, राष्ट्रीय एकीकरण की मांग कर रहे थे। ठीक है, और देखिए दे टूक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट ऑफ पुश देयर डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। अब देखिए उन लोगों ने एक और चीज का फायदा उठाया कि जो भी लोग था मतलब जो भी वहाँ का लोग था उन लोग का बीच क्या था, असंतोष फैल गया था। इसका भी उन लोगों ने क्या किया, फायदा उठाया और राष्ट्र निर्माण का मांग को क्या किया, आगे बढ़ाया। ठीक है, सद कह रहा है द क्रिएशन ऑफ ए नेशनल स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम। और देखो किस चीज पर राष्ट्र का निर्माण माने राष्ट्र सोचा गया था, किस बेसिस पर सोचा गया, माने क्या होगा जब हम राष्ट्र बनाएंगे उसमें क्या क्या लोगों को देंगे। तो उसमें वो लोग को बताया कि हम प्रेस को स्वतंत्रता देंगे, लोगों को संगठन बनाने का अधिकार देंगे, उसके बाद में संसदीय सिद्धांत, आजादी का सिद्धांत था, ये सब देंगे। ये सब लोगों का क्या, मान लीजिए कि हम चुनावी पार्टी जो आती है, मान लीजिए बीजेपी आती है तो क्या करती है, कोई एजेंडा बनाती है, एजेंडा बनाती है कि हाँ हम सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे। उसी तरह वो लोग भी क्या किया कि अपना एक एजेंडा बताया कि हम आएंगे तो ये करेंगे, ये भी काम करेंगे। समझ गए बात, कहीं इसका दिक्कत। ठीक है, आगे पढ़ in the German regions, a large number of political associations whose members were middle-class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote on all German National Assembly। अब देखिए, अब इसका क्या हो रहा है कि जर्मन जो इलाका था उसमें क्या हुआ कि बहुत सारा राजनीतिक संगठन का किया, फ्रैंकफर्ट शहर में मिला। आयोग का क्या कि जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में क्या किया कि मतदान करने का निर्णय लिया। सोचा सब लोग क्या बोला, एक साथ एकजुट हो गए कि हम लोग जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करेंगे। आप समझ में है? अगर on 18 May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul। अब देखिए पीछे हूँ आप लोग पढ़े हैं, अब यहाँ ही पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित जो भी प्रतिनिधि था, जैसे हम लोग के यहाँ संसद है उसमें भी निर्वाचित लोग होता है, वो लोग भी इसी तरह। ठीक है, ये सब हम आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब आइए फिर यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को रिवीजन करने के लिए पढ़ा रहे हैं। क्या हुआ कि जर्मन का राष्ट्र का जो भी लोग था वो लोग 831 लोग क्या हुआ फ्रैंकफर्ट में अपना गया, सब लोग एक साथ, और क्या किया कि सेंट पॉल चर्च में संसद आयोजित किया गया था। ठीक है, आप देखिए आगे पढ़ते हैं। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament। और यहाँ पे क्या हुआ कि अपोजिशन जो एरिस्टोक्रेसी था उन लोगों ने कहा कि इन लोगों का विरोध किया, समझ रहे हैं। और उसके बाद क्या किया गया कि बाद में जो भी जर्मन असेंबली था, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या कहा कि जो पर्सा के राजा हैं फ्रेडरिक विलेम, उसको हम लोग माने अपना राजा मानते हैं। लेकिन क्या हुआ, वो जो राजा था वो माना नहीं। और उसके बाद क्या हुआ कि इन लोग पहले क्या करते थे कि मजदूर या कारीगर जो भी मांग करते थे उसका ये लोग विरोध करते थे, जो भी निर्वाचित सदस्य थे। जैसे क्या हुआ, लोगों का उनको समर्थन नहीं मिला और क्या हुआ, असेंबली भंग हो गया। ये हम आपको पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ा चुके हैं। अब देखिए आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। आगे हम लोग ये पढ़ लिए हैं कि हाबसबर्ग रूलर ग्रांटेड ऑटोमनी। इसमें हम ये भी पढ़ा चुके हैं कि जो भी हैबसबर्ग शासक थे उन लोगों ने क्या कहा कि हंगरी के लोगों को क्या किया कि ज्यादा स्वायत्तता प्रदान किया। ठीक है, ये सब पढ़ा चुके हैं। अब आज हम लोग को क्या पढ़ना है, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, मतलब जर्मनी और इटली का निर्माण। कर जर्मनी, कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन, मतलब क्या जर्मनी में सेना राष्ट्र का निर्माण कर सकती है, ये चीज आपसे पूछा गया है।
ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग को क्या पढ़ना कह रहा है। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब 1848 के बाद जो यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रांति और जनतंत्र का, राष्ट्रवाद और जनतंत्र जो क्रांति से क्या हुआ, लोग अलग अलग होने लगे। In 1848, nationally in Europe moved away from its association with democracy and republic. कर 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का, जनतंत्र और क्रांति के अलग से क्या हुआ, यूरोप अलग होने लगा। ठीक है। Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. अब क्या हुआ, इसका राज्य के सत्ता बढ़ाने के लिए क्या किया गया कि यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए क्या हुआ, रूढ़िवादी लोग थे वो क्या किए, राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल किया, मतलब लोगों के अंदर क्या किया, राष्ट्रवाद का भावना भर दिए। This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation state. अब देखिए इससे क्या हुआ, किससे को फायदा हो कि जर्मनी और इटली का हुआ कि एकीकृत होकर के एगो राष्ट्र राज्य बन गया। ठीक है। एज यू हैव सीन, मतलब जैसा कि आप देखे हैं, nationalist feeling were widespread among middle class Germans who in 1848 tried to unite the different region of German Confederation into a nation state governed by an elected parliament। अब देखिए जैसा कि आप लोग देखे हैं कि जो भी राष्ट्रवादी भावना था मध्यम वर्गीय लोगों में, जो जर्मन के मध्यम वर्गीय लोग थे उनमें बहुत ज्यादा था। और वही लोग क्या किए थे 1848 में जर्मन महासंघ का किए, विभिन्न बहुत सारा इलाका से जोड़ करके एगो नया संसद, नया राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किए थे 1848 में। अब देखिए आपको ऊपर हम दिखाते हैं, इस चर्च में इस संसद का आयोजन हुआ था। ठीक है। देखिए यहाँ 1848 से 831 को मेंबर, ये आपको पिछले क्लास में पढ़ा है। तो यही न लोग था जो मिडिल क्लास के लोग थे, यही ना क्या किए थे, ये ट्राई किए थे नया संसद द्वारा राष्ट्र राज्य बनाने का। ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम। उसके बाद है एक साथ होने का अनुरोध किए थे। The liberal initiative to nation building was, however, repressed by combined forces of monarchy and the military supported by the large honors of Persia। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि लोग राष्ट्र निर्माण का तो ट्राई किया था, लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि उदारवादी जो भी लिबरल्स लोग थे उन्होंने और राजशाही और फौज की ताकत का हुआ था, उस टाइम मिल करके इन लोगों का आवाज दबा दिया था। ये लोग जब संसद माने ये लोग जितने भी प्रतिनिधि थे 831, ये लोग एगो चर्च में संसद बनाए थे। इनका हुआ सेना, लिबरल्स, इन सब लोगों ने मिलकर क्या किया, इन लोगों का उपाय कर दिया, इन लोगों को दबा दिया। ठीक है। आज इसका समर्थन कौन किया था, परसा के बहुत बड़े बड़े भूस्वामी थे, मतलब जो भी लैंड लॉर्ड थे। ठीक है। फ्रॉम देन ऑन पर्सिया टूक ऑन द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट। लेकिन इन लोगों का समर्थन, अब देखिए यहाँ परसा जो था ये नहीं है कि जो दबा रहा है उसका समर्थन किया, जो संसद बना रहा है उसका समर्थन किया, ये को समझने वाला बात है। ठीक है। फ्रॉम देन ऑन पर्सिया टूक ऑन द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। और उसके बाद क्या हुआ कि परसा जो था, परसा उसने क्या किया कि एकीकरण करने का, मतलब वो किसको सपोर्ट कर रहा था, जो संसद था 831 लोगों का प्रतिनिधि का संसद था उसको सपोर्ट कर रहा था, वो इधर से नहीं था। ठीक है। जो भी लोग उसको दबा रहे थे, राजा चाहे सेना, उन लोगों की तरफ से नहीं था। ठीक है। तब परसा का किया, उन लोगों का समर्थन किया जो संसद के प्रतिनिधि थे, जो लोग चाहते थे कि एकीकृत हो जर्मनी। और उसके बाद क्या हुआ कि परसा इसका नेता बन गया। ठीक है। समझ में आ रहा है। Its chief minister Otto von Bismarck was the architect of the process carried out with the help of Persian army and bureaucracy। अब देखो उसी का एगो मंत्री था। चीफ मिनिस्टर का मतलब क्या होता है, क्या लिखा हुआ, इट्स चीफ मिनिस्टर। अब देखिए चीफ मिनिस्टर का मंत्री होता है कि मुख्यमंत्री, अंत यहाँ पर मुख्यमंत्री जिसका नाम था क्या थी, ऑटो वन बिस्मार्क। वही क्या था कि मैंने मेन आदमी था इस काम का, जब पर्सिया का किया था कि जर्मनी को एकीकृत करने का प्रयास करने लगा था, उसका मेन आदमी कौन था, ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत,
फ्रॉम उसके बाद कह रहा है प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पर्सियन आर्मी। और वो किसका हेल्प लेता था? जो भी नौकरशाही था परसा का, उसका परसा के सेना का, इसका हेल्प लेता था। परसा के पास अपना सेना था, और सेना में क्या था, बिस्मार्क जो था वो एक चीफ मिनिस्टर था, तो उनका भी मदद ले लेता था। ठीक है। अब देखिए, अब इसके पीछे कारण क्या है कि माने मान लीजिए कि बड़ा आदमी का सपोर्ट मिल गया। ये जो भी लोग 1848 में ट्राई किए थे, डिफरेंट रीजन से प्रतिनिधि बन के आए थे, उनको क्या हुआ, सपोर्ट मिल गया। समझ रहे हैं? इसका कारण क्या हुआ कि वो आगे बढ़ पाया। और मान लीजिए कि नेपाल है, नेपाल में मान लीजिए राजा का शासन आता था, इंडिया का सरकार अगर नेपाल को सपोर्ट करता था, राजा के शासन को हम लोग हटा सकते थे कि नहीं? सेम कंडीशन वहां भी था। अब बताइए, अभी ये कंडीशन को रिलेट करके चलेगा तो आपको क्या होगा, समझ में आएगा। कर इन जनवरी 1871 द पर्सियन, आप देखिए, 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Persian victory and complete the process of unification। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि 7 वर्ष में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, तीनों को परसा का किया, कुछ दिया, कस के युद्ध हुआ, कस के कुछ दिया, कस के थूर दिया। अब जैसे क्या हुआ कि ये लोग बेचारा लोग कस के थुरा गया, अब ये लोग का दिमाग शांत हो गया। समझ रहे हैं? और उसमें क्या हुआ, परसा जीत गया। और इससे क्या हुआ कि मान लीजिए आप हार जाइएगा तो आपको तो जो कहेगा वो करना पड़ेगा। जैसे क्या हुआ, एकीकरण का प्रक्रिया क्या हुआ, पूरा हुआ। जब हार गए तो क्या करेंगे, एकीकरण करना, अब जैसे कहेगा वैसे हमको करना पड़ेगा। तो यूनिफिकेशन का प्रोसेस पूरा हो गया। अब कह रहा है इन जनवरी 1871, मतलब जनवरी 1871 में द पर्सियन किंग विलियम आई वाज, विलियम आई नहीं है, ठीक है, विलियम फर्स्ट है, was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles। अब देखिए वायसराय में क्या हुआ, 1871 में वो समारोह हुआ जिसमें पारसा के राजा विलियम प्रथम को क्या किया गया, जर्मनी का सम्राट बना दिया गया। अब देखिए, अब सम्राट बनाने के पीछे भी वो रीजन था। ये रीजन था कि परसे का चीफ मिनिस्टर का ये सब कारमात किया था, वही सब लोगों को हराया था। ये लोग जो खूब फुदूक रहे थे, ऑस्ट्रिया ड्यूक मीटर ने कि तनका ज्यादा नहीं फुदूक रहा था, इनको जाके पूछ दिया, इनका दिमाग शांत हो गया। डेनमार्क, फ्रांस, ये लोगों को जाके पूछा, तो इसलिए क्या किया गया कि इसको वायसराय में एगो समारोह में जर्मनी का सम्राट बना दिया। ठीक है। उसके बाद कह रहा है ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग इन 18 जनवरी 1871 एन assembly comprising the princes of German states, representatives of the army, important Persian minister, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors in the place of Versailles to proclaim the new German Empire headed by Kaiser William I of Persia। अब देखिए इसका कहा रहा है, ये सब हो गया, इनको राजा बना दिया गया। अब क्या हुआ, 18 जनवरी 1871 को बहुत ही ठंडा था। बिटरली कोल्ड का मतलब बहुत ही ठंडा, मतलब एकदम दांत किटकिट कर रहा है। नहीं देखे हैं जनवरी फरवरी में लोग कहीं कहता हाँ हु करते रहता है, वो वही ठंडा था। उसी टाइम क्या हुआ कि जर्मन राज्य के जो भी राजकुमार थे, सेना प्रतिनिधि थे, उसका जो बिस्मार्क था, इस सब मंत्रियों का क्या हुआ कि एगो महल में क्या हुआ, बैठक हुआ। जो महल कथी था, हॉल ऑफ मिरर्स, माने शीश महल था। ठीक है। अब उसका बाद कह रहा है टू प्रोक्लेम न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाई कैसर विलियम। अब इसमें क्या हुआ कि काइजर विलियम प्रथम जो था उसी के नेतृत्व में हुआ, और नया जर्मन साम्राज्य का क्या किया गया, घोषणा कर दिया गया कि अब नया जो जर्मन साम्राज्य है वही ऐसे ऐसे है। इसका जो हेड कौन किया, इसको मैंने जो सभा था उसका नेतृत्व कौन किया, विलियम, काइजर विलियम प्रथम, काइजर विलियम प्रथम। उसके बाद कह रहा है द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर। अब देखिए इसका क्या हुआ कि जर्मनी में जो राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया हुआ उसमें एक और चीज देखी कि परसा राज्य का क्या शक्ति को दिखा रहा है। परसा का क्या, इन सब लोगों को छुरा था, इन सब लोगों को हराया था, तो उसके पास क्या था, शक्ति था, उसका डोमिनेंस था, उसका प्रभुत्व था। ठीक है। A new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany।
और देखिए जो नया राज्य था जर्मनी में वो क्या किया, मुद्रा पर, बैंकिंग पर, कानूनी न्यायिक व्यवस्था इन सबको क्या किया, मॉडर्नाइजेशन किया, इन सबको आधुनिक बनाने में काफी जोर दिया। पर्सियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेज ऑफन बिकम ए मॉडल फॉर रेस्ट ऑफ जर्मनी। अब देखिए मान लीजिए कहीं नीमन काम होगा, बढ़िया काम होगा, तो और लोग क्या होगा, उसको मॉडल की तरह देखेगा, वैसा ही करना चाहेगा। तब परसा में जो भी कदम उठाएगा वो सब काम का हो गया। जर्मनी के जो भी बाकी जर्मनी था इसको छोड़कर उसके लिए क्या हुआ है, वो मॉडल बन गया। माने लोग उसी टाइप से मतलब क्या हुआ, अपना काम करना चाहते थे। ठीक है, ये आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट। पर्सियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकम ए मॉडल फॉर द रेस्ट जर्मनी। माने दूसरा जो भी जर्मनी का बाकी जगह था वहाँ पे क्या हुआ, पर्सियन मॉडल को लोगों के लिए वो मॉडल बन गया। परसा द्वारा किया गया काम। परसा जो था, परसा का मतलब होता है फारस। और देखिए इटली यूनिफाइड। अब इटली का एकीकरण समझते हैं। ठीक है, कह रहा है लाइक जर्मनी, मतलब जर्मनी के तरह इटली। एक मिनट, हम इसको ना हाईलाइट करते चलते हैं। लाइक जर्मनी इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या था, जैसे फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा है, फ्रेगमेंट बन गया। पर जर्मनी की तरह इटली भी क्या था कि बहुत सारा राजनीतिक विखंडन का क्या था, वो बहुत ही बड़ा जगह था। वहां भी इतिहास में बहुत सारा राजनीतिक विखंडन था। ठीक है, इटालियंस वेयर, एक मिनट रुक जाइए, इटालियंस वेयर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज द मल्टीनेशनल हाबसबर्ग एम्पायर। और देखिए इटली में क्या हुआ था, बहुत सारा डायनेस्टिक का वंशानुगत राज्य था, जिनमें बहुत सारा राष्ट्रीय हैबसबर्ग साम्राज्य में क्या हुआ था, बिखरा हुआ था। ठीक है, उसका देखिए आगे पढ़ते हैं। During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only on Sardinia Piedmont was ruled by an Italian princely house। अब देखिए इसका ये कह रहा है कि 1830 जो भी 19वीं सदी था उसके ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द नहीं सॉरी 19वीं सदी के मध्य में जब इटली क्या था, 7 राज्य में बटा था, जिसमें से क्या हुआ था, एक वो जगह पर सार्डिनिया पिडमॉन्ट में क्या हुआ, एक इटालियन इतालवी कहते हैं। अब देखिए हम लोग के सोनिया गांधी का है, इटली से आई है, तो उनको क्या कहेंगे, इटालियन कहेंगे। अब इंडियन हो गए, अब उनके पास नागरिकता। तो इतालवी राजघराने का शासन था, माने को एक ही जगह पे क्या था, सार्डिनिया पिडमॉन्ट में का मन जो बड़ा क्षेत्र था उससे एगो इटालियन का राज था। उसका कह रहा है द नॉर्थ वाज अंडर द ऑस्ट्रियन Habsburg, the center was ruled by the Pope and southern region was under the domination of Bourbon King of Spain। अब देखिए जो नॉर्थ इलाका था, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तरी, वो किसके अधीन था, हैबसबर्ग। और मध्य इलाका किसके अधीन था, पोप का अधीन था, माने पोप का वहाँ शासन था। दक्षिण क्षेत्र था वहाँ बुर्बो राज्य का शासन था। ठीक है, इवन द इटालियन लैंग्वेज है नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल है मेनी रीजनल लोकल वेरिएशन। अब कह रहा है अभी भी क्या था कि इटालियन जो लैंग्वेज था उसका इस्तेमाल हर जगह नहीं किया जाता था, इसका बहुत सारा वर्जन उपस्थित था। ये भोजपुरियों का एगो वर्जन है, बिहार में कुछ और लोग बोलते हैं, कुछ और टाइम बिहार में क्या है, हिंदी और भोजपुरी दोनों मिक्स करके लोग बोलते हैं। यूपी में जाएगा तो थोड़ा ठेठ भोजपुरी बोलता है लोग। इसी तरह का था इटली का बहुत सारा फॉर्म था, जो कहीं कहीं लोग कुछ अलग वेरिएशन में बोलता था, कहीं कुछ अलग वेरिएशन में बोलता था। ठीक है, ये है बिस्मार्क। ठीक है, इसको देख लीजिए, ऑटोवन बिस्मार्क 5 मार्च 1870 का इसका फोटो है। और एक और है ड्यूरिंग द 1830 मतलब 1830 के टाइम में Joseph Mazzini had sought to put together a coherent program for unitary Italian Republic। अब देखिए क्या हुआ, 1830 के दशक में हम लोग पीछे पड़े थे कि जोसेफ मेजनी क्या करता, वो एकीकृत करना चाहता था इटली गणराज्य को। उसके लिए क्या किया उसने, वो
कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश किया, मैंने लोगों को बताने का ट्राई किया कि हम ऐसे ऐसे करना चाहते हैं। He had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goals। अब देखिए इसके लिए वो क्या किया, एगो सोसाइटियों का स्थापना किया, एगो संगठनों बनाया जिसका नाम कथी था, इसका नाम कथी था, यंग इटली। ठीक है, इसका अर्थ कह रहा है द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी ऑफ स्प्रिंग both in 1831 and 1848 meant by the mental now fell on Sardinia Piedmont under the king ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian state through war। अब देखिए इसका अर्थ क्या रहा है कि जब ये जो बनाया था संगठन 1831 में, तो वो क्या हुआ कि फेल हो गया। 1831 और 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह हुआ वो असफल हो गया। तो इसके क्या हुआ, युद्ध के जरिए इतालियो जो भी राज थे, इटालियंस जो भी राज थे, उनको क्या किया गया, जोड़ने का जिम्मेदारी, एक साथ करने का जिम्मेदारी किसको दिया गया, सार्डिनिया पिडमोंट। पीछे आप यहाँ पढ़े हैं, सार्डिनिया पिडमोंट रूल्ड बाई इटालियन प्रिंसली हाउस। इनको क्या किया गया कि इसको एक साथ करने का जिम्मेदारी किसको सौंपा गया, सार्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर इमेनुअल को। ठीक है, इन द आईज ऑफ द रूलिंग इलाइट्स ऑफ दिस रीजन यूनिफाइड इटली ऑफर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ द कहा रहा है, समझ रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ कि इस क्षेत्र में जो भी शासक था, जो भी लोग था, उनका नजर क्या था कि एकीकृत इटली में उनके लिए जो भी आर्थिक विकास है, जो भी राजनीतिक है, प्रभुत्व है, इसकी संभावना होगी। समझ रहे हैं, देखिए क्या है, चीफ मिनिस्टर काबूल who led the movement to unify the regions of Italy was neither a revolutionary nor a democrat। और इसका क्या हुआ कि जो एक चीफ मिनिस्टर था, जो मंत्री था, उसका नाम था काबूर। उसने क्या किया कि वो इटली को जो भी राज्य थे, जो भी छोटे छोटे प्रदेश थे, उनको एकीकृत करने के लिए वो आंदोलन चलाया। अब वो आंदोलन चलाया तो ना ही कोनो क्रांतिकारी था, वो क्या था, वो वहाँ का मंत्री था, और न ही जनतंत्र में उसको कोनो विश्वास था, डेमोक्रेट में कोनो उसको विश्वास नहीं था। लाइक मेनी अदर, मतलब like many other wealthy and educated members of Italian elite, he spoke French much better than he did Italian। और देखिए इसका कह रहा है कि इटालियन जो वर्ग था उसमें ज्यादातर जो अमीर शिक्षित लोग थे, उनकी तरह जो काबूर था वो इटालियन भाषा के जो ज्यादा अच्छा से कथी बोलता था, फ्रेंच बोलता था। इटालियन के जगह कथी बोलता था, फ्रेंच बोलता था। कौन बोलता था, काउंट काबूर। कौन बोलता था, काउंट काबूर। मतलब जो भी पढ़े लिखे लोग थे उन, और जो भी इलाइट क्लास के लोग थे, माने बढ़िया लोग थे, उनकी तरह वो लोग क्या करते थे, फ्रेंच बोलते थे। पीछे पढ़े, मतलब जो भी काम उम होता है उनके लिए वो क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। तो उन्हीं की तरह शिक्षित लोगों की तरह ये जो काउंट काबूर था, ये भी कथी बोलता था, फ्रेंच बोलता था। Through a tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded to defeating the Austrian forces in 1815। अब देखिए, अब इसके बाद क्या हो रहा है कि फ्रांस में सार्डिनिया पिडमोंट जो था उसके वो संधि किया, कूटनीतिक संधि किया, जिसके पीछे जॉन कराने के पीछे किसका हाथ था, काउंट काबूर का हाथ था। इससे क्या हुआ कि सार्डिनिया पिडमोंट जो राज्य था वो 1859 में ऑस्ट्रियाई जो फोर्सेस थी उनको हरा दिए। क्या किए, ऑस्ट्रियाई फोर्सेस को हरा दिए। अब समझ रहे हैं, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। सरकार, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray in 1860। joined the fray। अब देखिए
जिस तरह नियमित सैनिक हम लोगों के यहाँ रखे जाते हैं, मतलब जो भी इंडियन फोर्सेस में क्या है, नियमित सैनिक है, तो नियमित सैनिक वहाँ था। उसके अलावा क्या हुआ कि वो गैरिबाल्डी नाम का आदमी था, उसके नेतृत्व में, माने वो नेता था हम लोगों का, बहुत सारा सशस्त्र स्वयं सेवक, जो उसके पास गन तो नहीं है, बस जो भी शस्त्र था, गन था ही उस टाइम, इसके साथ क्या हुआ, बहुत सारा स्वयं सेवक इस युद्ध में क्या किया कि हिस्सा लिए, जो युद्ध में ऑस्ट्रियन फोर्सेस का हुई थी, हार गई थी। ठीक है। इन 80, और इसके बाद पढ़ते हैं, ये समझ में, इन 1860 द दे मार्च्ड इन 1860, एक मिनट हाईलाइट होने में प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, इन 1816 दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ टू सिसिलीज and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish ruler। और देखिए इका हुआ, बहुत सारा लोग जो स्वयं सेवक थे, सशस्त्र स्वयं सेवक, वो इस युद्ध में हिस्सा लिए। इसके बाद क्या हो रहा है कि 1807 में ये लोग क्या किया कि दक्षिण इटली में दो सिसिली राज्य था, पीछे पड़े सिसिली राज्य, उसमें ये लोग चले गए, प्रवेश कर गए। स्पेनिश शासक को हटाने के लिए इनको क्या हुआ कि वहाँ का जो भी किसान था, उस लोग तो बेचारा लोग पहले ही से दुख में था, गरीबी में था, राजा सब उन लोग को बहुत ही भयावह स्थिति में कर दिया था, बहुत ही दुख देता था। तो उन लोगों का क्या हुआ, इन लोगों को समर्थन मिल गया। ठीक है। अब कह रहे हैं इन 1861 विक्टर इमेनुअल वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। अब देखिए किस तरह वहां पारसा का राजा को हम बनाए हैं, ये पूरे राजा ही यहाँ का, देखिए यहाँ पे जर्मनी का। अब इसी तरह का हो रहा है कि इटली में किसको बना दिया जा रहा है, विक्टर एमेनुअल सेकेंड को। पूरा जो यूनाइटेड इटली था, मतलब जो पूरा एकीकृत इटली था, यहाँ का राजा किसको बना दिया गया, विक्टर एमेनुअल द्वितीय को। कर हाउ एवर much of the Italian population among whom rates of illiteracy were very high remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology। अब कह रहा है कि इसमें दिक्कत ये था कि इटली का अधिकांश जो भी लोग रहते थे, उनमें ज्यादातर लोग क्या थे, निरक्षर थे, माने पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज्यादा लोग। और उनमें अभी भी क्या था कि उदारवादी या राष्ट्रवादी भावना से क्या थे, वो अनजान थे, उनको ये सब से कुछ पता ही नहीं था कि ये राष्ट्रवादी भावना क्या थे, उदारवाद क्या है, इससे उनको को न समझ। उदारवाद का मतलब होता है वही कि लोगों को क्या कुछ छूट देना। अब उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था। The peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy have never heard of Italia and believed that La Talia was Victor Emmanuel। और देखिए सब क्या कर रहा है, जो भी लोग था दक्षिण में, जो किसान थे, जो किसका समर्थन किए थे, गैरीबाल्डी का, वो लोग इटालिया के बारे में कहीं सुना ही नहीं था। वो लोग क्या समझ रहा था कि ला टालिया नाम का कोई चीज है, कोई आदमी है, जो विक्टर इमेनुअल जो थे यहाँ के राजा, इनकी पत्नी का नाम है। और बताइए, इस थोड़ा सा इटलिया का नाम ही नहीं सुना है, ये समझ रहा है ला टालिया कौन है, विक्टर इमेनुअल की पत्नी है। अब बताइए क्या कहिएगा, लोगो एक से एक बोका था। अब पढ़े लिखल नहीं था ससुरा सा, तब क्या करेगा, वो सही है ना समझेगा। ला टालिया विक्टर एमेनुअल कथी है, वाइफ है, वो ये सब समझता, इटालियन नाम का सबको कोनो चीज नहीं था। अब देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ये हम लोग कल पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है ब्रिटेन की अजीब दास्तान, स्ट्रेंज केस। अब कल हम लोग अंग्रेजों सब के बारे में पढ़ लेंगे, ब्रिटेन के बारे में, और कल विजुअलाइजिंग द नेशन पढ़ के आज का इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद हम आप लोगों को नेशनलिज्म इम्पेरियलिज्म भी पढ़ाएंगे, और उसके बाद इसके हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। जय हिंद और थैंक्स फॉर वाचिंग। इसको लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए थोड़ा, कि हम आप लोग को और अच्छा जानकारी आप लोगों के लिए लाएं। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे। लाइक सब्सक्राइब थोड़ा कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग।